आज एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में देश के सारे बजट्स को देख सकते हैं, कोई भी डिफेंस से लेकर के जिस सेक्टर का आप चाहे देख सकते हैं। सरकार की गलतियां पकड़ना ऑपोजिशन का काम है। एआई इज गोइंग टू रूल ऑल द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आप इंजन बन रहे हैं। उस समय आपको कहा जाए कि अभी अब तुरंत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। हम सफरर्स हैं, हमने कोई गलती नहीं की। केवल गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में नहीं रहो। बी जॉब गिवर्स। एवरीवन विल फॉलो इंडिया रूट हाउ टू डू इट। दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं ये एस्पिरेंट शो नहीं है। आज के मेरे मेहमान हैं एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संजय जायसवाल। आप बेतिया बिहार से सांसद हैं और आज आपका अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आज काफी हेक्टिक दिन भी है। आज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लोकसभा में है, राइट, और उसके कारण हमें पहले भी पहुंचना है। और ये एक ऐसा फीट है जिसको बहुतों ने प्रयास किया, बट इट्स ओनली मिस्टर मोदी जो कि वो पास करा लेंगे। बिल्कुल हो जाएगा। सर, हेक्टिक डे में हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? मॉर्निंग में यहाँ पे भी काफी लोग आते हैं मुझसे मिलने, जिनका भी दिल्ली में बहुतों के रहता है कि मैं कब दिल्ली आ रहा हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा। सुबह आके सभी से मिलना होता है, सभी की बातें सुननी होती हैं। और ये किस तरह के लोग हैं? मतलब जनता के लोग हैं या जनता के भी लोग हैं, जनता के ही लोग हैं। मैं अपने ही लोकसभा के लोगों का ऑफिसर्स को मैं अपने घर पे कभी नहीं बुलाता हूँ। अच्छा। ये मेरे बिल्कुल ही स्वभाव में नहीं है। और उनकी जो समस्याएं हैं दिल्ली रिलेटेड, किसी मंत्रालय से रिलेटेड समस्या हो, किसी की कोई जरूरत हो। कुछ मेरे यहाँ से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो दिल्ली में ही रहती हैं, उनकी कोई दिक्कतें हो तो सुबह उन सभी से मिल करके सभी की दिक्कतें सुनना। उसके अलावा चूंकि मैं बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों का बिहार में भी एक्सपेक्टेशन होता है मेरे से हेल्प करना। जो पॉलिटिशियंस है ज्यादा उन्हीं का रहता है, लेकिन जो नहीं भी हैं अगर वो भी आते हैं तो मैं जरूर हेल्प करता हूँ। फोन कौन सा यूज करते हो आप? अभी तो मैं फोल्ड 5 यूज कर रहा हूँ। और उसमें सैमसंग का एप्स किस तरीके की होती है? मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस कि मैं पहली बार किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऐसे बैठा हूँ। आई एम क्यूरियस कि हमारे एमपीज क्या क्या स्क्रॉल कर रहे हैं या किस एप्स को यूज करते हैं। ज्यादा मेरा यूज होता है, एक तो मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से लगातार जुड़ा रहता हूँ। अच्छा। फायदा ये होता है कि ट्विटर से जो न्यूज हैं, जो व्यूज हैं लोगों के, वो तुरंत मुझे मिल जाते हैं। फेसबुक के माध्यम से ज्यादा, चूंकि मेरी फॉलोइंग ज्यादा मेरे लोकसभा क्षेत्र की है, तो वहां पर क्या सोच रहे हैं, क्या है, क्या बातें हैं, वो सब जानने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारा अपना लोकसभा का भी एक ऐप है। जैसे आज पार्लियामेंट चल रही है तो लोकसभा में क्या होने जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चनर्स है। अभी लोकसभा पेपरलेस हो चुकी है। यस। और इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम फोल्ड 5 लिया हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर फैबलेट की जरूरत है। तो उसी के लिए लिया आपने? तो इसीलिए मैंने लिया, क्योंकि जो मोबाइल फोन्स में वो इतने छोटे में आता है, यू हैव टू इंक्रीज एवरीथिंग। उससे खास करके ईमेल्स में कोई जो लोकसभा के नोटिफिकेशंस होते हैं, ये सब चीजें पढ़ने में दिक्कत। तो डू यू काउंट योरसेल्फ एज टेक सेवी? मतलब ईमेल्स वगैरह, ट्वीट्स वगैरह सब चीजें आप खुद करते हैं? आई हैव ऑलवेज बीन टेक सेवी। आई कैन क्लेम दैट, बिकॉज मैं तो आपकी तरह कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं हूँ। राइट सर। बट 93 में एज ए डॉक्टर मैंने 80,000 रुपीज स्पेंड किया था कंप्यूटर खरीदने में। अच्छा। जो कि एक 20 MB का कंप्यूटर था। मेरा ये माइक ही शायद कहीं जीबी का है। तो मुझे आज तक याद है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा कंप्यूटर। तो आप क्या यूज करते थे उसमें? मतलब क्या करते थे नए कंप्यूटर में? मैं अपने मेडिसिन के जितने वर्क हैं वो सब उसमें करता था। मेरे पास जितने ECGs हैं, रेडियोलॉजी के जो हैं, वो सब के फ्लॉपी डिस्क ला करके उनको देखना। ब्रिटिश लाइब्रेरी जाना, चूंकि मेरा जो रिसर्च थीसिस था, वो थीसिस था मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भूमिका। अच्छा। तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ पे? तो मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी पटना में जा करके, और वहाँ पे क्या लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, क्या चीजें हैं, फिर उनको लाना, फिर टाइप करके उनको एक साथ अपने में लोड करके रखना। फायदा ये होता था कि मैं फोटोग्राफ्स लोड कर लेता था, ECG लोड कर लेता था। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ECG बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो मैं उस समय से मेरे को मैंने आज तक कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। अच्छा। कंप्यूटर खरीदा हूँ तब मैं पहली बार कीबोर्ड दबाया। इंटरेस्टिंग। आपने 93 की बात करी, यू गॉट अ कंप्यूटर इन 93 एंड योर फादर वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 96। तो श्री एमपी जायसवाल जी से आपने क्या सीखा, या बेतिया के लोगों के लिए आपने उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको देखकर आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टर्म में किन किन चीजों को अडॉप्ट किया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ सन? एक तो वो इंसिडेंटल पॉलिटिशियन थे, ही वाज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। अच्छा। और लीडिंग प्रैक्टिशनर थे। अच्छा। इमरजेंसी के पीरियड में कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने अपने नर्सिंग होम में जगह दी थी। मतलब कर्पूरी ठाकुर जी दिन भर घूमते थे, पूरी पुलिस परेशान रहती थी। कर्पूरी ठाकुर वाज द बिगेस्ट लीडर ऑफ बिहार एट दैट टाइम। और 2 रात आकर के वो मेरे नर्सिंग होम में पेशेंट बन के रात को सो गए थे। जब वो चले गए तब कांग्रेस पार्टी को पता चला कि ये तो डॉक्टर क्या रात में सोता था। उसके एवज में उनका बेतिया से जमशेदपुर ट्रांसफर किया गया। जमशेदपुर भी ऐसे जगह ट्रांसफर किया गया जहाँ पे आपको 5 रिवर क्रॉस करके टांगे से जाना हो। अच्छा। तो वो रिजाइन किए थे और वो आए थे, और तब वो तो ये कर्पूरी ठाकुर वाली बात पता है लोगों को? अब तो क्या पता ही होगी। जो उस समय के कॉन्टेम्पोरेरीज से सब जानते हैं, आज तो वो कोई मैटर नहीं करता। मेरा शुरू से पॉलिटिक्स में रुझान रहा। मैं पहले भी आपको बताऊं कि एक 6th-7th क्लास का लड़का इलस्ट्रेटेड वीकली पढ़ता हो जिसमें सारा पॉलिटिकल न्यूज रहता हो, तो उस समय के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैं एनसाइक्लोपीडिया पूरा पढ़ा था उस समय। अच्छा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मेरे फादर ने गिफ्ट किया था। अच्छा। और वो मैं उस समय पूरा पढ़ा। आई थिंक वो ग्रूम कर रहे थे शुरू से। ग्रूम नहीं कर रहे थे, उनको था कि मेरे फादर के जैसा मैं नहीं बन पाया फ्रैंकली। ही वाज सो डिटरमाइंड। 65 का वॉर हुआ, वो तुरंत अपना जॉब छोड़ करके चले गए सर्व करने कश्मीर सेक्टर में। जैसे वॉर खत्म हुआ सबने कहा आर्मी ज्वाइन करो, कहा कि नहीं मुझे आर्मी नहीं ज्वाइन करनी है। यूएसएमएलई कंपीट किए हुए थे सारा। मेरी मदर को बिना यूएसएमएलई क्लियर किए शिकागो में जॉब भी मिल गया था। मेरी दादी ने कहा कि क्या तुमको इसीलिए डॉक्टर बनाए थे कि तुम अमेरिका जाओ। मेरे फादर ने एक टेलीग्राम भेजा अपने फ्रेंड को, और उस रमेश चंद्रा थे उनके फ्रेंड, और वो साथी थे उनके पापा के क्लासमेट थे, वो यूएस में थे। और वो कभी रिग्रेट नहीं किए। पॉलिटिक्स भी आना वैसे ही हुआ उनका, अगर कर्पूरी ठाकुर को ठहराए नहीं होते। मेरा अपना था कि मैं शुरू से इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैं युवा मोर्चा का अपने मंडल का अध्यक्ष था, मैं जिला में उपाध्यक्ष था, मैं बीजेपी का जिला का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बीजेपी का ये सब मैं एमपी बनने से पहले का मैं पूरे बिहार का चिकित्सा उस समय मंच होता था जिसका अध्यक्ष ही होता था, मैं वो भी अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय अभी जो वर्तमान सांसद है डॉक्टर अनिल जैन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अच्छा। तो पॉलिटिक्स में मेरा शुरू से रुझान रहा है, और 2009 में बीजेपी ने मुझे पार्टी का टिकट दिया है। तो बेतिया के लोगों के लिए आपके फादर का और आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए कुछ। पहली ट्रेन दिल्ली की उन्हीं के रेजिम में चली थी। पहला नेशनल हाईवे वेस्ट चंपारण को उन्हीं के समय में मिला था। पहली बार इंटरसिटी उनके रीजन में चली थी। मेरे समय में मैंने जो सेंट्रल योजनाएं हैं जैसे रेलवे लाइन डबलिंग, रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब मेरे रेजिम में हुआ। बेतिया का नेशनल हाईवे रक्सौल का कभी नहीं बना था, वो मेरे समय में बना। मैंने बेतिया पटना के लिए एक बिल्कुल ही न्यू ग्रीन एक्सप्रेसवे लिया है, जिसको मैं अपने लाइफ की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि और सेटिस्फेक्शन मानता हूँ। रक्सौल से हल्दिया होते हुए दिघवाड़ा, रक्सौल से दिघवाड़ा होते हुए हल्दिया तक का नया एक्सप्रेसवे, वो भी मेरे ही रेजिम में माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया है। रक्सौल से आज हैदराबाद की ट्रेन है, मुंबई की ट्रेन है, कलकत्ता की ट्रेन है। तो ये एक चीजें जो है जो एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी में करनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है जो मैंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अच्छे से नहीं उतारी है। राइट। तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जब मैं इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये समझा कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू हैव इवन अ बिगर रोल इन पार्लियामेंट इन द नेशनल पॉलिटिक्स इन जनरल। For an instance, you have been consistently a member in multiple committees. Currently, you are the chairperson for the Estimates Committee. थोड़ा सा
जो आम युवा आपको आज सुन रहे हैं, जिसको संसदीय प्रणाली के बारे में बाहर से पता है, उसके लिए अगर मुझे समझाना हो कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, एस्टिमेट्स कमेटी क्या है, अगर आप थोड़ा थोड़ा तीनों को समझा पाए तो। सबसे पहले एमपी जो काम दिखता है लोकसभा में, वो एमपी का एज ए पार्टी मेंबर वर्क है। ओके। लाइक कोई बिल आता है तो मेरी पार्टी का क्या स्टैंड है, मुझे उसी हिसाब से रखना। किसी भी पार्टी के मेंबर आप हैं, आपके पार्टी का टॉप लीडरशिप एक डिसीजन ले लिया कि आपको ऐसे करना है, हम सब उसी रूप में अलाइन होते हैं। लेकिन जो कमिटीज है, राइट, इसमें हर एमपी अपना माइंड स्पीक करता है, वो क्या सोचता है, वो इस बिल के बारे में कैसे उसको लगता है कि यह इम्पोर्टेंट है, यह इससे देश का भला हो सकता है, उस तरह से वो सोचता है। और एस्टिमेट्स कमेटी चूंकि फाइनेंस कमेटी है, आज एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में बेतिया तक कोई गैस पाइपलाइन नहीं गई हुई है, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन पर बेतिया, रक्सौल और मोतिहारी में सबसे पहले सभी हाउसेज में गैस जा रहे हैं। क्योंकि मैं एज ए चेयरमैन मैंने रिकमेंड कर दिया कि आप सुगौली में उसका टर्मिनल बनाइए और ये तीनों जगह शुरू कीजिए। गोरखपुर से जब आप गैस की पाइपलाइन लाइएगा तो हमारे शहर में बनेगा। आप खुद जानते हैं कि जैसे दिल्ली में सिटी गैस है, IOCL, राइट, तो इससे गैस का खर्च बहुत ज्यादा बच जाता, तो इसलिए मैं अपने यहाँ चला सका। तो एस्टिमेट्स कमेटी करती क्या है इन जनरल, अवे फ्रॉम दीज थिंग्स? एस्टिमेट्स कमेटी का काम होता है कि जो डिपार्टमेंट्स है उनमें क्या फाइनेंस मिला, हम उनसे पूछते हैं कि आप फाइनेंसेस से खुश हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने बजट अलॉट किया है, अगर आप और क्या एक्सपेक्ट करते थे, या कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने नहीं सैंक्शन की, तो उन सभी को हम लोग कंसिडर करते हैं। हमें लगता है कि उनका डिमांड जेन्युइन है तो हम निश्चित तौर पर उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये दोनों पार्लियामेंट की डिग्री से बनी हुई चीजें। जैसे बाकी जितनी कमेटियां हैं वो मिनिस्ट्री ने बनाई, लेकिन एस्टिमेट्स और PSC ये दोनों संसद की समितियां हैं, ये संसद के अधिकार में आती हैं, और इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन से होता है और एस्टिमेट्स का रूलिंग से होता है। इसका कारण यह है कि ये फाइनेंस कमेटी है, अगर कोई ऑपोजिशन मेंबर रहेगा उसका चेयरमैन, और अगर वह ऐसी कुछ बातें रेकमेंड कर देगा जो कि संभव ही नहीं है, तो भी गवर्नमेंट को एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में उनकी बहुत सारी बातें माननी ही पड़ेंगी। तो आप ये कह, मतलब क्या एस्टिमेट्स कमेटी की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है गवर्नमेंट पर? नियरली बाइंडिंग है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मतलब एक लॉ ऐसा है, यू हैव टू गो टू पार्लियामेंट टू नॉट फॉलो द एस्टिमेट्स कमेटी रिकमेंडेशन, या फिर आपको JPC बनानी होगी। PSC की कमेटी का चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन से होता है, इसलिए ऑपोजिशन से होता है क्योंकि हम क्या खर्च हो रहा है इसको देखते हैं, और क्या सरकार का बजट है, कहाँ कितना बजट मिलना चाहिए ये देखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है कि जो बजट यूज हो गया है वो सही यूज हुआ है कि नहीं, गवर्नमेंट ने इसमें कोई घोटाला तो नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा गलत डिसीजन तो नहीं किया जिससे कि देश को नुकसान हो रहा हो। इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो होता है हमेशा ऑपोजिशन से होता है, जिससे कि वो गवर्नमेंट के अगर कोई फॉल्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है, तो वो CAG उसका का भी बॉस वही होता है। तो CAG के माध्यम से वह क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सरकार की गलतियां पकड़ना ऑपोजिशन का काम है, कितना बजट मिले और वह बजट अच्छे से जमीन पर उतर रहा है कि नहीं, यह देखना एस्टिमेट्स कमेटी का काम है। ठीक है, तो ठीक है, दिस इज अबाउट एस्टिमेट्स कमेटी दैट यू आर करंटली अ चेयरपर्सन ऑफ। कितना टेन्योर रहता है एक चेयरपर्सन का? 1 साल का टेन्योर रहता है, नॉर्मली एक्सटेंड होता है। मैं इसके पहले वाटर रिसोर्स कमेटी का चेयरमैन था। तो उसमें वो किस तरीके की कमेटी है? इज इट अ परमानेंट कमेटी, इज इट अ स्टैंडिंग कमेटी? परमानेंट कमेटी, पर जैसे वाटर रिसोर्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, पर हम केवल वाटर रिसोर्स कमेटी के ही बजट को देखते हैं, हम दूसरा कुछ भी नहीं देख सकते। एस्टिमेट्स कमेटी में आप देश के सारे बजट्स को देख सकते हैं, कोई भी डिफेंस से लेकर के जिस सेक्टर का आप चाहे देख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस होता है उसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। यस, तो वो आप देते हैं, गवर्नमेंट अपने रिकमेंडेशंस देते हैं, फिर लेकिन गवर्नमेंट उस पर ATR देती है।
एक्शन टेकन रिपोर्ट, और वो फिर कमेटी में आता है। गवर्नमेंट बताती है कि इस कारण से मैंने ये किया और इस कारण से मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया रिकमेंडेशंस, बट गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं है। हाँ, समझ गया। अब सर एक थोड़ा सा क्यूरियस क्वेश्चन है, माइट बी बिट मिस्टीरियस, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। आपने कहा कि आप कमिटीज में यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और यू कैन स्पीक योर माइंड। सेम फीचर अवेलेबल है पार्लियामेंटेरियंस के पास थ्रू स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो हाल फिलहाल में आपने सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा है पार्लियामेंट में, या क्या सवाल पूछा इन जनरल? स्टार्ड था, अनस्टार्ड था, और उसका रिप्लाई क्या आया? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की अगर बात हो तो मैंने हेल्थ सेक्टर के बारे में पूछा था। एज ए डॉक्टर? एज ए डॉक्टर मेरा पैशन है क्लाइमेट चेंज और प्रोफेशन है मेरा। तो क्या सवाल पूछा था सर आपने? मैंने ये पूछा था गवर्नमेंट से कि आप एम्स को ही सेंटर बना के रखे हुए हैं, क्या यह देश में हर जिलों में आप मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते हैं? ये गुलाम नबी आजाद का मेरा क्वेश्चन था। और इससे टर्शरी हेल्थ केयर हर व्यक्ति को मौजूद मिलेगा। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमारे पास सीटें कम है, हम 1:2 का, उन्होंने प्रोफेसर के रूप में मेरे रिकमेंडेशंस पर और हम लोगों के हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर, पहले मेडिकल की सीट एक प्रोफेसर से एक स्टूडेंट का होता था, उन्होंने 1:2 किया था, जिससे सीटें एक डबल हुई थी। लेकिन कहा कि उन्होंने ये संभव नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा कि पैसे नहीं, गवर्नमेंट के पास विल पावर नहीं है। और आज जब मैं देखता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना एक जमीनी हकीकत है। सडनली मेरे समय में केवल 12,000 सीट्स थी पूरे इंडिया में, राइट? आज 1 लाख। कौन से साल की बात है सर? मैं 84-85 की बात कर रहा हूँ। और आज जब मैं देखता हूँ इतनी 1 लाख डॉक्टर्स आ रहे हैं, अभी तो तेजी से बढ़ रहा, बट बाय 2030 इसका एक ऐसा सैचुरेशन लेवल पहुंच जाएगा कि कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां मेडिकल हेल्प एक डॉक्टर के माध्यम से नहीं मिलेगा। ये जो हमारे यहाँ खास करके नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ साउथ डिवाइड एक बहुत बड़ा रहा है हेल्थ सेक्टर में। तो झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे, गांव के कंपाउंडर्स के भरोसे थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय से कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, it has changed everything. तो when you met him as a prime minister for the first time, उसका क्या स्टोरी है? As a PM तो माननीय मोदी जी बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन मोदी जी की अगर सबसे बड़ी खासियत मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि being प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ओपन टू आइडियाज। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई मंत्री बन जाता है तो उसे भी लगता है कि वह सब कुछ जान गया है, बहुत ज्यादा सर्वज्ञानी के कंफ्यूजन्स बहुत लोगों को होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मैंने हमेशा देखा है कि आप कोई उनको आइडिया दीजिए, अगर उन्हें थोड़ा सा भी वो आइडिया ठीक लगेगा, तुरंत उसको वह कहेंगे कि नहीं, इसका प्रेजेंटेशन दो, इसका प्रेजेंटेशन तुम प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के दो, इसका प्रेजेंटेशन तुम नीति आयोग में दो। ये मुझे नहीं लगता कि किसी और व्यक्ति के पास ये है, इतना ओपननेस है। ये मन की बात जो है, मन की बात आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री रहा हो पूरे इंडिया का, एक भी मन की बात में वो एक भी पॉलिटिकल लाइन नहीं बोलते। वो केवल देश कैसे तरक्की करे, देश कैसे बातें करे, और एक तरह से मन की बात को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक देश की भलाई के लिए अगर कुछ सोचता है तो वह उस प्लेटफॉर्म पे बताए, उसके आइडिया पसंद आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी खुद उसका नाम लेके इतनी तारीफ करते हैं। और जाहिर बात है कि अगर उन योजनाओं की चर्चा और चिंता करते हैं वो, तो वो योजनाएं तो जमीन पर उतरेंगी। इंटरेस्टिंग। आपने सर अभी प्राइम मिनिस्टर की बात की, एंड वन ऑफ द थिंग्स ही हैज बीन वेरी गुड एट इज इंडिया इन जनरल इन हिज टेन्योर इज फॉरेन पॉलिसी, एंड यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड विद क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स। तो India, what are we doing on climate change? How are we approaching life, that is lifestyle for sustainable environment? Climate change से शुरू करते हैं, since you have been closely involved in the policy making of it. मैं 2009 में जब मेंबर बना था, जी सर, तो हम लोगों ने एस्टिमेट्स कमेटी में एक छोटा सा ग्रुप बनाया था
कि हम लोग क्लाइमेट पे काम करेंगे और काफी। आप तब भी एस्टिमेट्स कमेटी में थे? मैं उस समय फॉर्चुनेटली मैं लास्ट 15 इयर्स में राइट एक साल छोड़ करके मैं 14 साल एस्टिमेट्स कमेटी में मेंबर रहा हूँ। एक साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मुझको सुषमा जी ने भेजा था। पर मैंने देखा कि ये तो आप कोई काम अपने क्षेत्र की करा नहीं सकते, आप केवल पोस्टमार्टम करते हैं कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने एक पूरा ग्रुप बनाया था कि हम एनवायरनमेंट पे काम करेंगे और एस्टिमेट्स कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था उस समय। उसमें मिलिंद देवरा भी थे, सचिन पायलट सर, नीरज शेखर, हम सबों का एक अखिलेश सिंह देव, हम सभी एक उस समय के यंग एमपीज जो कहते हैं उसका एक ग्रुप था अक्रॉस द पार्टी लाइन। और हम लोगों ने मिलकर क्लाइमेट पार्लियामेंट का एक इंडिया चैप्टर भी बनाया था जिसका मैं आज चेयरपर्सन हूँ 15 इयर्स बाद। और हम लोगों ने रिकमेंड किया कि 1% ऑफ द प्लांट बजट आपको रिन्यूएबल्स में खर्च करना चाहिए। हम मनमोहन सिंह जी से मिले, मनमोहन सिंह जी ने कहा बहुत ही अच्छा आइडिया, एस्टिमेट्स कमेटी के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती है। उस समय इंडिया का बजट क्लाइमेट चेंज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 0.03%। दिस इज 2009। और उन्होंने बोला तो बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन 1% ऑफ द प्लांट बजट तभी मिला जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। बट he made 9 JNNURMs, जवाहरलाल नेहरू मिशंस के माध्यम से हम लोग फारूक अब्दुल्ला से मिले। हमेशा हम पर्यावरण मंत्री और एनर्जी मिनिस्टर्स थे, ग्रुप मिलते रहे। फॉर्चुनेटली मिलिंद देवरा became मिनिस्टर, इंटरेस्टिंगली he became पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। लेकिन उसने कभी भी उस इशू को नहीं छोड़ा। वो हम लोगों से कहता था कि तुम ऐसे क्वेश्चन पूछो मैं वैसे जवाब दूंगा। और इस तरह से एक उसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट 2009 से 14 में रिन्यूएबल एनर्जीज के जो हम लोग क्वेश्चंस उठाते थे होता था। और जब नरेंद्र मोदी जी बने तो जो हिंदुस्तान से पहले रिन्यूएबल्स पे मदद कर रहा था, जाहिर बात है ये मैं COP 21 में भी मौजूद था पेरिस में, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत क्या करेगा, क्योंकि अपने अनाउंस करने थे अपने कमिटमेंट्स। पर मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया, that changed the history of renewable energy and climate change. That time it was not 5 promises, but he said, yes, we are going to do 175 gigawatts of renewables by 2030. लेकिन हम 2030 के बदले 2021 में अचीव कर लिए और आज हमारा रिन्यूएबल्स का टारगेट 500 गीगावाट बाय 2030 है, जो अभी के हालात में देख के लग रहा है कि वो भी हम 28 तक अचीव कर लेंगे। तो इसके अलावा जो 5 प्रॉमिसेस प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं उसमें कुछ चीजें 2070 तक का एक प्रॉमिस है। तो एज समवन हु सिटिंग आउटसाइड, अब 2070 में मेरी खुद उम्र शायद 74-75 साल होगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ एज अ कॉमन पर्सन हु इज लुकिंग एट दीज पॉलिसीज कि हाउ इज दिस टाइमलाइन डिसाइडेड, किन किन फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, किन किन फैक्टर्स पे नजर डाली जाती है, और फिर क्या सोच के प्रोजेक्शन किया जाता है कि 2070 तक हम ये अचीव करेंगे। देखिए इंडिया में बहुत चीजें चलता है एटीट्यूड में थी 2014 तक। हम कोई इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बना रहे थे, हम वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज को इंडिया में नहीं बना रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत का निर्णय लिया और जब उन्होंने एक डिफेंस की बात करें तो जो उन्होंने कहा कि 25% बजट जो है हमारा जो है हम अपने हथियार खुद बनाएंगे। एज ए एमपी मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्या हिंदुस्तान ये कर सकता। आज हम उससे क्रॉस करके अब 60% के टारगेट पे मूव। राइट। इतने सारे जब आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आप इंजन बन रहे हैं, उस समय आपको कहा जाए कि अभी अब तुरंत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। हम सफरर्स हैं, हमने कोई गलती नहीं किया। आज भी पर कैपिटा हमारा कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है। तो हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप करो, और जो हमसे 15 टाइम्स ज्यादा अमेरिका में या जो करते हैं उनसे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने कहा हमारा कमिटमेंट है, हमने शुरू से क्लाइमेट के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हम करेंगे, लेकिन हम क्लाइमेट में हमारा कंट्रीब्यूशन के साथ हम अपने देश के ग्रोथ इंजन को नहीं रोक सकते। अगर आज उनकी PLI के कारण जिस तरह से हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां बन रही हैं, ये तो हमारा 2 साल अगर ये नहीं हुआ होता कोरोना का, कोविड का कार्यकाल, तो आज इतनी इंडस्ट्रीज लग चुकी होती कि लोग गिनते गिनते परेशान हो जाते। वो सारी इंडस्ट्रीज पाइपलाइन में लग रही हैं, उसके फ्रूट्स
अभी और थोड़े समय लगेंगे, मिल रहे हैं, लेकिन PLI हैज बीन ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हैज बिकम ए गेम चेंजर। आप देखिए आईफोन कभी बनाने की बात नहीं करता था, आज सारा यहाँ बन रहा है। सैमसंग का कोई एक छोटा सा यहाँ प्लांट था, आज सैमसंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर है। बोइंग इज टॉकिंग अबाउट इट। माइक्रोन का इंडिया में आना, चिप का आना, एक चिप का आना तो नहीं है, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में चिप लगती है। और आप अगर चिप के प्रोड्यूसर हैं तो नेचुरल है कि चिप रिलेटेड सारी फैक्ट्री हिंदुस्तान में लगेगी, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल। अभी 2 साल कोविड में देखिए कितनी कंपनीज केवल चिप के कारण बंद हो गई, क्योंकि वो लॉस हो गया, चिप आपके पास था नहीं, आप इंपोर्ट कर नहीं सके, आप फंस के रह गए। मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ जो सबसे बड़ा समझौता हुआ है वो माइक्रोन के साथ हुआ है। आज देखिए फॉक्सकॉन भी आ रही है, माइक्रोन भी आ रही है, 2 चिप मेकिंग कंपनीज इंडिया में आ रही है। तो इंडिया के इंडस्ट्रियल, ये रियल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2014 के बाद से शुरू हुआ। ठीक है, तो एक तो सर हम इंडस्ट्रीज का वो देखते हैं, इसके अलावा पॉलिसी साइड पे या बैक एंड पे किस किस पेपर को या स्टार्ट्स को देखा जाता है 2070 तक का प्रोजेक्शन करने के लिए? केवल इंडस्ट्रीज। अच्छा, क्योंकि दूसरे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते। ये आपकी इंडस्ट्री नीड किया है। हमारा कोयल का इतना बड़ा स्टॉक है, आप कोल फायर प्लांट से 200 साल 100 साल पॉल्यूशन किए, हमें आज आप कहोगे कि आप अपने कोल फायर प्लांट्स बंद कर दो। दैट्स द बिगेस्ट पॉल्यूटर। तो सर एक बात बताइए, अगर हम अभी ग्राफ में ऊपर चल रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो क्या हम इनको नीचे वापस लेके आएंगे? किस तरीके से हम नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं? 2 चीजें हो रही हैं। जी सर। एक, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है। आप अगर बात करो तो अभी आपने जितने लाइट्स लगाए हैं, राइट सर, अगर ये आप 10 इयर्स पहले लगाते हैं तो आपको 2000 वॉट की जरूरत होती। ये 2 हैलोजन लाइट्स लगे होते 1000 का, आज आप 15 वॉट से ये काम चला रहे हो। तो कहाँ 2000 वॉट और कहाँ 15 वॉट। तो एक तो हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लिया है, आज देखिए हम अपने कोल प्लांट्स रोक नहीं रहे, लेकिन 2 प्राइवेट कोल प्लांट्स इसलिए शेल्फ हो गए हैं क्योंकि रिन्यूएबल्स का जो कॉस्ट है वो कम हो गया। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नेट जीरो के लिए गेम चेंजर रहेगा जो इंडिया दुनिया का पहला देश है जिसने पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। और पंप स्टोरेज है कि आपका ऊपर हाइड्रो पावर है, नीचे अपना आपका बड़ा लेक रहेगा। आप विंड एनर्जी और सोलर, रात में आप हाइड्रो पावर से एनर्जी जनरेट कीजिएगा और दिन में विंड और सोलर से जनरेट करके और यही वाटर को फिर से वापस डैम में भर दीजिएगा। हाइड्रो पावर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके कंट्रोल में, इट्स लाइक शट ऑन और शट ऑफ। आप कोल फायर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप शट ऑन शट ऑफ नहीं कर सकते। कोल फायर प्लांट के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए, न्यूक्लियर के लिए तो 6 महीने चाहिए। तो ये आप उसमें नहीं कर सकते हो, इसमें आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। आपको जब भी रिक्वायरमेंट है तो आप भेज सकते हो। तो ये जो रिन्यूएबल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इरेटिक होता है। आज सूरज है तो आपको इतने ज्यादा बिजली मिल रही है, कल को बादल आ गया तो वो पूरा एरिया में बिजली गायब हो गई। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको बैकअप चाहिए। ये बैकअप पंप स्टोरेज पॉलिसीज, कोल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब एक सब्सिडी यूनिट के तौर पे देते हैं। और दूसरा जो हिंदुस्तान ने काम किया, हम आज इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में इंटरकनेक्टर्स लगा रहे हैं। हम इंडिया यूएई के बीच में इलेक्ट्रिकल लाइंस बिछा रहे हैं। इससे हम अपने जरूरतों के हिसाब से उनको बिजली दे पाएंगे, उनसे जरूरत होने पर हम बिजली ले सकते हैं। जब तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये ही नेट जीरो कराएगा। अच्छा, क्योंकि आप रिन्यूएबल्स के भरोसे कोई भी देश 100% नहीं रह सकता है, लेकिन अगर 10 देश एक साथ हो जाएं तो जाहिर बात है किसी ना किसी देश में रिन्यूएबल एनर्जी इतनी होगी कि बाकी देशों को सप्लाई कर सकते। आपने सर अभी 2 इंटरेस्टिंग बात करी। आपकी बातें सुन के बहुत ही एक फ्यूचर का पिक्चर दिमाग में आ रहा है, और वही कहीं ना कहीं 2047 तक एम भी है, विकसित भारत। तो यू आर वेरी टेक सेवी पर्सन, मेरे जन्म से पहले से आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो अगर मुझे आपसे पूछना हो कि अगले 25 साल में अगर 5 प्रेडिक्शंस हैं कि देश कहां पर होगा, तो वो 5 प्रेडिक्शंस क्या क्या हैं? किन किन तरफ हम लोग देख पा रहे हैं विकसित भारत में 2047 में? सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है कि इंडिया विल बिकम ए इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। यस। सेकंड सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्शन है कि AI is going to rule all the common problems of the people। Got it। वो इतना बड़ा, जैसे एक छोटा सा चेंज, जन विश्वा, ये जो है आपका जनधन योजना,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैड चेंज एवरीथिंग। सेकंड, मेरा जो विश्वास है वो एआई चेंज सबसे बड़ा चेंज होगा। थर्ड, वी विल बी द क्लाइमेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, everyone will follow India route how to do it. Fourth, we will be the fulcrum of all the researches in all the sectors. Nice. We have got the best brain, लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, ये सबसे बड़ा एक ही ड्रॉबैक है, आप ये पढ़ो, ये करो, ये करोगे तो राइज करोगे, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लाओगे। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और उसके लिए जो मैं फिफ्थ बोल रहा हूँ, दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सर, आपने जो प्रेडिक्शंस करी हैं अगले 25 साल के लिए, जो देश का युवा आपको इस समय सुन रहा है, जितने भी लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो ना हो, यूथ सभी लोग, वो अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले तो भविष्य के लिए तैयार हो। कैसे? हमें मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं और कैसे करने जा रहा हूं। आज एक आईएमएफ का डाटा है कि आज जो क्लास 1-2 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 65% उनमें से ऐसे जॉब में रहेंगे जिनके बारे में हमें पता हम भी नहीं, जानते भी नहीं। ये आईएमएफ का ऑफिशियल डाटा है। ये नारायण मूर्ति जी ने अगर उस समय एक इन्फोसिस कंपनी की बात करें, मैं इंटरव्यू देख रहा था सुधा मूर्ति जी का कि मैंने 10,000 रुपीज दिए और नारायण मूर्ति तो वो उस समय वो जब बात करते होंगे कि सॉफ्टवेयर जायंट बनना है, सॉफ्टवेयर के हम ये हो सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था। तो युवाओं से यही है, बी डिसरप्टिव, नया सोचो। हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, केवल गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में नहीं रहो। बी जॉब गिवर्स। गवर्नमेंट जॉब ही करना है, वह एरा खत्म हो चुका है। सरकारी नौकरी आज के डेट में जो जॉब मार्केट है उसका 0.1% भी नहीं रहने वाला है। और मुझे हमेशा लगता है कि आप यूपी IAS बन जाओ, आपको शौक है, अगर जैसे पॉलिटिक्स में आना है, अगर आपकी इच्छा है कि मैं सर्विस करूं तभी बनूं। मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को भी कहूंगा, अगर इच्छा है आपको पैसे कमाने की, डोंट गो फॉर यूपीएससी। जो सैलरी मिलती है वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको देश को सर्व करना है तभी बनो। दिक्कत यहीं से शुरू होती है जब आप अपने जॉब को कमाई का माध्यम मानते हो। अगर तुम्हें पैसे कमाना है, इतने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, गो टू एनी बिजनेस। लेकिन इंडिया के जो ब्यूरोक्रेसी का, हम 47 का अगर कोई ड्रॉबैक पूछा जाए तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा कि हम उस मानसिकता को नहीं निकाल सके जो अंग्रेजों के समय था। आज भी अगर आप एक ब्लॉक के ऑफिसर से पूछ दीजिए कि आप ये गलत कर रहे हैं और आपने को ये ठीक करना होगा, तो वो सिंपली एक केस कर देता है कि आपने मेरे को सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया। ये एक नॉन अवेलेबल इंडिया में ऑफेंस है। अब जाके वो चेंज हो रहा। ये अब जाकर के अमित शाह जी ने उस दिन अनाउंस किया कि ये चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब राजद्रोह तो अंग्रेजों के खिलाफ था, आज भी राजद्रोह सबसे बड़ा अपराध है। तो मैं सभी से यूपीएससी एस्पिरेंट से करूंगा, यार जितना तुम्हारे पास मेरिट है, अगर पैसे कमाने हैं तो उस मेरिट का उपयोग इंडस्ट्री में करो। अगर इस देश को सर्व करना है तो यूपीएससी कंप्लीट करो और देश को सर्व करो। इंटरेस्टिंग। कैसी कन्वर्सेशन रही सर आपकी? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। मैं टीवी चैनल्स पे तो देता हूँ, लेकिन यंग ऑडियंसेस के साथ आपके कारण बात करने का भी उनसे मौका मिला है। और मुझे लगता है कि जो अब हम लोग स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग सीनियर सिटीजन्स, तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको भी युवाओं को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक बार उस कैमरा में देख के आप कह दो, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई तो @CSEY को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज को आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर आपके कंपटीशन और आपके सोच में भी चेंजेस आएंगे। इसलिए जरूर CSE चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CSEY चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।